नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुनो कहानी जी में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है तिहाड़ जेल की, भारत की सबसे बड़ी और कुख्यात जेलों में से एक, जहां हर कैदी के चेहरे के पीछे एक अनकही दास्तान छुपी होती है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ जेल की नहीं, बल्कि एक निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता रिया सेन की दर्दनाक यात्रा की कहानी सुनाएंगे। रिया सेन एक जानी मानी समाज सेविका, जिसे झूठे आरोपों में फंसाकर इस खौफनाक जेल में भेज दिया गया। एक ऐसी महिला जिसने हमेशा सच और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, परंतु एक दिन खुद ही अन्याय का शिकार हो गई। उस रात की कल्पना कीजिए जब पुलिस ने अचानक उसके घर पर छापा मारा। वह अपने संगठन के दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी जब पुलिस ने उसे एक बड़े घोटाले में शामिल होने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ियों में जकड़ी हुई रिया की आंखों में आंसू थे, पर उसने कोई विरोध नहीं किया। उसे मालूम था कि उसके खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई है। कोर्ट में जज की कड़कती आवाज गूंजी, आरोपी रिया सेन को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है। ये सुनते ही रिया के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने वकील की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर भी हार की झलक साफ दिख रही थी। उसे नहीं पता था कि अब उसका भविष्य क्या होगा। पुलिस वैन तिहाड़ जेल के उस भारी भरकम काले लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तिहाड़ केंद्रीय कारागार। ये जेल सिर्फ कैदियों के लिए एक चारदीवारी नहीं थी, बल्कि यहां हर कोने में इंसानियत और बर्बरता के बीच चल रही जंग की गूंज सुनाई देती थी। इस जेल के बैरक नंबर 6 में शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जिसने तिहाड़ की ऊंची दीवारों के भीतर दबी हुई हर चीख को आवाज देने का साहस किया। रिया सेन के संघर्ष, दर्द और इस जेल में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तिहाड़ जेल का काला सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कहानी को महसूस कीजिए जैसे कि आप खुद वहां मौजूद हों। जेल के भीतर कदम रखते ही पहली प्रक्रिया शुरू हुई, तलाशी। कपड़े उतारो, गार्ड की कठोर आवाज गूंजी। रिया सिहर उठी। जल्दी करो, यहां इज्जत की कोई कीमत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने झट से उन्हें पोंछ लिया। यहां कमजोर दिखना मौत को न्योता देने जैसा था। तलाशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे बैरक नंबर 6 में भेज दिया गया। दरवाजा खुला और रिया ने अंदर कदम रखा। बैरक के भीतर लगभग 50 महिलाएं थीं। किसी के चेहरे पर डर तो किसी की आंखों में नफरत। इस बैरक की बॉस थी सविता, एक खतरनाक महिला जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रही थी। नई आई है, सविता की भारी आवाज गूंजी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, रिया ने सख्ती से जवाब दिया। बैरक में सन्नाटा छा गया। पहली रात को रिया को कोने में एक पुराना गद्दा मिला। रात गहराने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आसपास की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। कहीं कोई सिसकियां भर रहा था तो कोई फुसफुसा रहा था। तभी सविता के गुट की 4 महिलाएं उसके पास आ गईं। नई आई है तो हमारे नियम सीखने होंगे, उनमें से एक ने कहा। रिया ने नजरें उठाकर देखा। उसकी आंखों में वही आग थी जो उसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए जल रही थी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूं, उसने दोहराया। एक औरत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रिया ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वह दर्द से चीख पड़ी। रिया ने दूसरी को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तिहाड़ की पहली रात ने उसे यह समझा दिया था कि यहां कमजोर की कोई जगह नहीं है। उसने अपने फटे हुए कपड़े ठीक किए और बैरक की ठंडी स्टील की दीवार से सिर टिका लिया। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन जेल की दीवारों के भीतर अंधेरा हर कोने में पसरा हुआ था। सुबह होते ही बैरक का दरवाजा खुला। गार्ड ने मोटी छड़ी दरवाजे पर पटकी। लाइन में लगो। रिया ने देखा, कैदियों की लंबी कतार बाथरूम के बाहर खड़ी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद और गुस्सा। पास खड़ी नीलम ने धीरे से कहा, यहां हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पानी के लिए, खाने के लिए, यहां तक कि जीने के लिए भी। रिया ने गहरी सांस ली।
बाथरूम की हालत देखकर उसका मन घिन से भर गया। गंदी दीवारें, बदबूदार पानी, फर्श पर कीचड़। ये कौन साफ करता है? उसने धीरे से पूछा। नीलम कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, सफाई? यहां सफाई करने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कैदी है और उसे यह करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई शिकायत करे तो उसकी शामत आ जाती है। रिया ने महसूस किया कि तिहाड़ की चारदीवारी के भीतर सब कुछ एक राजनीति का हिस्सा था। यहां कमजोरों को कुचल दिया जाता था और ताकतवर अपने नियम बनाते थे। सविता जैसी महिलाएं इस जेल की अनकही रानियां थीं और गार्ड उनकी कठपुतलियां च्यों। सुबह का नाश्ता आया, एक जली हुई रोटी, बदबूदार सब्जी और पानी जैसी पतली दाल। रिया ने घृणा से थाली देखी। यह खाने लायक नहीं है, उसने ठंडी आवाज में कहा। गार्ड ने ठहाका लगाया, भूख खुद रास्ता दिखा देगी। रिया ने गुस्से से थाली किनारे रख दी। तभी सविता उसके पास आई। उसकी आंखों में वही घृणा और अहंकार भरा था। अभी भी अपने सोसाइटी वाले नखरे दिखा रही है? तुझे यहां जीना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। रिया ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं किसी के इशारे पर नहीं चलती। सविता की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, रात में तुझे सबक सिखाएंगे। रिया जानती थी कि खतरा करीब है, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं थी। रात का सन्नाटा गहराया। बैरक में हल्की रोशनी थी। तभी कुछ औरतें उसकी ओर बढ़ीं। रिया ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। पहला घूंसा उसके पेट पर पड़ा। दर्द की लहर दौड़ गई। किसी ने उसके बाल पकड़कर झटका दिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका मुंह दबा दिया। अब देख, नई लड़की, कठोर आवाज गूंजी। रिया ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से एक औरत को धक्का दे दिया। तभी नीलम और कुछ अन्य महिलाओं ने बीच बचाव किया। बस करो, इसे मार डालोगे क्या? नीलम चिल्लाई। औरतें पीछे हट गईं, लेकिन सविता मुस्कुरा रही थी। यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगली बार जुबान चलाई तो और बुरा होगा। रिया ने दर्द के बावजूद खुद को समेटा। वह जानती थी कि अगर आज झुक गई तो फिर कभी उठ नहीं पाएगी। अगली सुबह होते ही रिया जेलर चौहान के पास पहुंची। उसने दृढ़ स्वर में कहा, सर, मुझे शिकायत करनी है। चौहान ने ऊबते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे बैरक में मारा गया और गार्ड ने कुछ नहीं किया, रिया ने गुस्से से कहा। चौहान ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी के पीछे इस सड़ी गली व्यवस्था की सच्चाई झलक रही थी। यह जेल है मैडम, यहां ऐसा होता रहता है। अगर चाहती हो कि कोई तुम्हें परेशान न करे तो सविता से अच्छे संबंध बना लो, उसने लापरवाही से कहा। रिया की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। यानी आप सब जानते हैं और कुछ नहीं कर रहे? चौहान उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, तुम्हें ज्यादा सवाल करने की आदत है, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया बिना कुछ कहे बाहर निकल आई, लेकिन भीतर एक ज्वालामुखी धक रहा था। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, मगर उसने ठान लिया था कि इस जेल में वह शिकार नहीं बनेगी, बल्कि शिकारी बनेगी। उसने नीलम को एक कोने में बुलाया। तुम मेरे साथ हो? नीलम ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक जली हुई औरत का दर्द था। हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह लड़ाई लंबी होगी, नीलम ने चेताया। रिया हल्का सा मुस्कुराई। लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी हो, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगले कुछ दिनों तक रिया शांत रही, मगर उसकी नजरें हर छोटी बड़ी चीज पर थीं। कौन किससे मिलता है, कौन गार्ड से क्या बातें करता है और किसके पास कितना रसूख है। धीरे धीरे नीलम और कुछ औरतें उसके साथ हो गईं। उन्होंने बैरकों की सफाई अपने हाथ में ले ली। गंदी दीवारें चमकने लगीं। शुरुआत में गार्ड्स ने मजाक उड़ाया, मगर जब कैदियों ने एकजुट होकर आवाज उठाई तो वे चुप हो गए। रिया ने धीरे धीरे सविता की सत्ता को चुनौती देना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कैदियों को संगठित करना और गार्ड्स की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना। तिहाड़ की अंधेरी गलियों में एक नई रोशनी उभरने लगी थी। इस बदलाव से बौखलाई सविता ने रिया को खत्म करने की योजना बनाई, मगर इस बार रिया तैयार थी। उसने कैदियों के बीच एक गुप्त समूह बना लिया था। वे रात में चोरी छिपे मिलते और अपनी लड़ाई की रणनीति बनाते। एक रात जब सविता ने हमला करवाया, रिया और उसकी साथियों ने डटकर मुकाबला किया। पहली बार सविता की हुकूमत लड़खड़ाई। गार्ड्स भी हैरान रह गए, मगर जल्द ही
जेलर ने रिया को अकेली कोठरी में डाल दिया। अब उसे वहां 24 घंटे हो चुके थे। चारों तरफ सीलन भरी बदबू थी। खाने को कुछ नहीं दिया गया था, बस एक गंदे पानी का जग रखा था जिसमें काई के धब्बे तैर रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर बदन थकान से चूर हो चुका था। दीवार के सहारे बैठी रिया को अपना पूरा अतीत याद आ रहा था। बाहर की दुनिया में उसने औरतों के हक के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी थीं। बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ उसने हमेशा आवाज उठाई थी। और अब वही रिया तिहाड़ की चारदीवारी में कैद थी, जहां अन्याय के खिलाफ बोलने की सजा दी जाती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सजा सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह उन सभी औरतों के लिए थी जो सालों से तिहाड़ की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर जी रही थीं। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंज उठी। लोहे की सलाखों के पार जेलर चौहान की परछाई दिखाई दी। कैसी चल रही है समाज सुधारक की भूख हड़ताल? चौहान ने तंज कसते हुए कहा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। चौहान मुस्कुराया, मगर उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। तुम जैसे लोग सोचते हो कि यहां तुम्हारा कानून चलेगा? यहां का कानून हम चलाते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यही वक्त है। माफी मांग लो और सबके सामने कबूल कर लो कि तुम्हारी भूख हड़ताल एक गलती थी। रिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर जो आवाज एक बार उठ चुकी है उसे दबाया नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ एक हूं, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो हमारे लिए लड़ेंगी। चौहान का चेहरा तमतमा गया। उसने सलाखों पर जोर से लाठी पटकी और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। रिया की भूख हड़ताल की खबर धीरे धीरे पूरी जेल में फैल गई। बैरक नंबर 4 में बंद नीलम ने बाकी कैदियों से फुसफुसाते हुए कहा, अगर वह इतनी बड़ी सजा झेल रही है तो हम क्या मुंह छुपाकर बैठे रहें? धीरे धीरे अन्य कैदियों ने भी खाना छोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भूख हड़ताल में शामिल कैदियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। अब चौहान और सविता मैडम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। अगर यह विरोध लंबा चला तो जेल प्रशासन की हकीकत बाहर की दुनिया तक पहुंच सकती थी। रिया की हालत बिगड़ने लगी, मगर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी। अगली सुबह जेल के बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। रिया को जबरदस्ती बाहर लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही तेज था। क्या तुम भूख हड़ताल खत्म करोगी? अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। रिया ने धीरे से कहा, जब तक जेल के अंदर महिलाओं का शोषण बंद नहीं होगा, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सविता मैडम के चेहरे पर डर की परछाई दौड़ गई। चौहान के माथे पर पसीना छलक आया। आखिरकार जेल प्रशासन को झुकना पड़ा। कैदियों के लिए बेहतर खाना, सुरक्षा और महिला कैदियों के लिए अलग शिकायत बॉक्स की व्यवस्था लागू की गई। 48 घंटे बाद रिया को अकेली कोठरी से बाहर निकाला गया। वह कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में क्रांति की नई चिंगारी थी। उस दिन तिहाड़ की चारदीवारी के भीतर केवल भूख हड़ताल नहीं हुई थी, बल्कि पहली बार वहां की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी। रिया ने अपने दर्द को ताकत बना लिया था। अब वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। एक रात रिया ने नीलम को बुरी हालत में देखा। वह कांप रही थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी खरोंचों के निशान थे। यह कब तक चलेगा नीलम? रिया ने दर्द भरी आवाज में पूछा। नीलम की आवाज कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक। रिया ने उसी रात ठान लिया, अब यह जुल्म खत्म होगा। अगले दिन बैरक में एक हलचल थी। रिया ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया। अगर हम एकजुट हो तो सविता और चौहान दोनों को गिरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डर छोड़ना होगा। नीलम, सीमा, पूजा और कुछ और कैदियों ने हामी भरी। यह तिहाड़ की पहली बगावत की शुरुआत थी। धीरे धीरे रिया ने बैरक की औरतों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें कानून के उनके अधिकार सिखाए। उसने बता कि हर कैदी को शिकायत दर्ज करने का हक है, लेकिन जेल प्रशासन जानबूझकर उनकी आवाज को दबाता है। चौहान को इस बगावत की भनक लग चुकी थी। उसने रिया को अलग कोठरी में डाल दिया, लेकिन यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। बैरक नंबर 6 की कैदियों ने
धीरे धीरे काम बंद कर दिया। उन्होंने गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। एक रात सविता ने रिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिया अकेली नहीं थी। नीलम, सीमा और पूजा ने सविता को रोक लिया। अब यह जेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी सविता, नीलम ने कहा। रिया ने जेल के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने एक छिपा हुआ डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। कौन से गार्ड रिश्वत लेते हैं, कौन सी कैदी रात में गायब होती है और चौहान के किस किस से संपर्क है। एक दिन जेल की कैंटीन में आग लगी। चौहान को लगा कि यह दुर्घटना है, लेकिन यह रिया की योजना का हिस्सा था। आग से ध्यान भटका कर रिया ने एक गुप्त चिट्ठी बाहर भेजी, जिसमें जेल के अंदर हो रहे शोषण की पूरी कहानी थी। वह चिट्ठी एक मशहूर पत्रकार के हाथों तक पहुंची। जब यह खबर मीडिया में फैली तो तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन हिल गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। चौहान के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा। रिया को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। जब जब जज ने उससे पूछा, क्या आप जेल प्रशासन के खिलाफ गवाही देंगी, रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में चिंगारी थी। हां, मैं गवाही दूंगी। रिया के इस साहसिक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। चौहान को निलंबित कर दिया गया, सविता को दूसरी जेल में भेज दिया गया और रिया को निर्दोष घोषित कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर निकली तो सैकड़ों पत्रकार उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें तिहाड़ की उन ऊंची दीवारों पर टिकी थीं, जहां अब भी सैकड़ों महिलाएं कैद में जीवन गुजार रही थीं। वहीं खड़े खड़े रिया ने मन में ठान लिया, अब वह जेल सुधार अभियान शुरू करेगी, ताकि कोई और महिला उसकी तरह अन्याय के सामने झुके नहीं, टूटे नहीं। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। एक, आत्मसम्मान की लड़ाई। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दो, महिला सशक्तिकरण। जेल की सलाखों के पीछे भी महिलाएं सिर्फ पीड़ित नहीं होती, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस भी रखती है। तीन, न्याय की राह कठिन लेकिन संभव। न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत होती है। फोर, सिस्टम में बदलाव की जरूरत। जेल सिर्फ सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र भी होना चाहिए। पांच, आवाज उठाने की शक्ति। अगर एक महिला अपनी आवाज बुलंद करे तो वह न केवल खुद को बल्कि समाज की कई और महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। सिक्स, संवेदनशीलता और मानवता। हर कैदी के पीछे एक कहानी होती है। समाज को चाहिए कि वह अपराध के पीछे छिपी परिस्थितियों को समझे और पुनर्वास के अवसर दे। तो दोस्तों, यह थी तिहाड़ जेल की एक प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।